Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 11th of August 2023. From today's newspaper, we will be covering these three topics. The number one is about the delimitation. So the newspaper of today covers basically about the delimitation of Assam. But before we understand that Assam has the concept of delimitation, we must know what is this delimitation, what is the Delimitation Act, what is the purpose of it, right? So, our objective of today's discussion would be to understand the background of this delimitation. Now, coming to the second topic, it talks about the blanket ban on smartphones in the schools. Third, the China's deflation. Actually, there is a pattern which shows that deflation is there in the China, but the writer is trying to, observe there are two groups of the economists. Some are concerned with this, the deflation of the China, and some are saying it is not a problem, right? So we will have that the two different opinions with respect to the deflation of the China. So before we begin our discussion, please do subscribe our channel IAS Cafe, and please like and share our videos so that we could reach to as many students as possible and will help you to understand the newspaper in the very easiest language. Now, coming back to the topic, not wasting much of the time, let us understand with the delimitation. देखो डिलिमिटेशन को समझने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक में चलो। आप सभी लोगों ने लक्ष्मीकांत बिल्कुल पढ़ी होगी। अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पार्लियामेंट होता है एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ओके ओके, थोड़ा और पीछे से चलते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। So mainly, if I talk, there are three organs. The number one is about the legislature, in which the parliament plays the major role. अभी यूनियन लेवल पे बात हो रही है. Then you are having the executive, और यहाँ पे जो थर्ड ऑर्गन आ जाता है वो है आपके पास जुडिशरी का. इतना बेसिक क्लियर है. हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और यूनिटरी जुडिशरी है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट. फिर हमारे पास एग्जीक्यूटिव आते हैं, और फिर हमारे पास लेजिस्लेचर ऑर्गन आता है जिसमें सेंटर पे पार्लियामेंट होता है और स्टेट पे आपके पास स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है वो होती है. तो हमारा फोकस जाएगा पार्लियामेंट के पास. ठीक है. तो जब मैं पार्लियामेंट के बारे में बात करती हूँ, पार्लियामेंट में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. एक आपके पास द लोकसभा, एक है आपके पास द राज्यसभा, और एक है आपके पास प्रेसिडेंट. अब आप बोलोगे कि क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है? जी हाँ. हालांकि ये कोई प्रोसीडिंग्स में डिस्कशन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बट कोई भी बिल तब तक एक एक्ट नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उन पे उस बिल पे साइन नहीं कर देते. दैट इज द रीजन प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. And the rest two organs of parliament are the Lok Sabha and the Rajya Sabha. राज्यसभा, अब याद से सुनेंगे आप, जो राज्यसभा है यहाँ पे तो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस मेंबर्स के लिए, और जो लोकसभा होता है ये है आपके पास डायरेक्ट इलेक्शन. तो जो डिलिमिटेशन है कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है. कैसे? अभी हम देखते हैं. अगर हम बात करते हैं लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस में, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं. सबसे पहले इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है उन सभी स्टेट्स को लोकसभा के अंदर जो सीट है वो एलोकेट कर दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन, ताकि कोई भेदभाव नहीं हो. राइट. और फिर स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है. I repeat,
जब हम लोकसभा इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें चलती है। नंबर वन, every state is allocated the seats in the Lok Sabha. Number two, each state is divided into the territorial constituency. ठीक है, अब हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से एक जना यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खड़ा होता है इलेक्शन के, ओके, और उनको वोट देती है जनता और अल्टीमेटली आप इसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। अब इलेक्शन के डिटेल में नहीं जाते हैं, हमारा फोकस है डीलिमिटेशन कि यहाँ पे जो आपने ये डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करी है हर एक, मान लो कि हम महाराष्ट्र का ले लेते हैं या राजस्थान, यू कैन टेक एनी ऑफ द स्टेट फॉर एग्जाम्पल, और इनकी स्टेट को आपने अलग अलग जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें आपने डिवाइड किया, ठीक है। अब जब आप इनको टेरिटोरियल आई थिंक इंक इज नॉट हियर, ओके, जब आप इनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हो तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। ये पूरा जो सिस्टम है या जो रीएलोकेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, यानी कि जो ये रीएडजस्टमेंट हो रहा है हर बार जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जा रही है वो किस तरह से हो रही है। तो इसी को करने के लिए ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट क्या करती है, एक एक्ट बनाती है जिस एक्ट का नाम है आपका डीलिमिटेशन एक्ट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज द डीलिमिटेशन एक्ट। और इसी के लिए वो डीलिमिटेशन जो कमीशन है वो यहाँ पे बना रही होती है। अभी तक हमारे पास 1952, 1962, 1972 और 2002 में ये बना है, क्योंकि हर एक सेंसस, जब भी एक नया सेंसस होता है, एक नई पॉपुलेशन की जनगणना होती है, उसके बाद में ये डीलिमिटेशन कमीशन बनती है, यानी कि ये एक्ट बनता है जिसके बेसिस पे आप ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको डिवाइड करते हो। तो 1952 में बना, ठीक है, फिर 10 साल बाद सेंसस हुआ 1962, 72, अब आप बोलो कि यहाँ पे गैप क्यों है, और 2002 के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट आया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग कि जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट है अभी तक यहाँ पे बना आपके पास 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002, यानी हर एक सेंसस के बाद में, हर एक सेंसस के बाद में आया, जी बिल्कुल आया। लेकिन फिर यहाँ पे आता है आपके पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक्ट बहुत सारे चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आया था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज 1976, ओके, टिल 2000 एट द 1971 लेवल। तो अब ये क्या बोल रहा है इस एक्ट में, इसने क्या किया कि 2000 तक जो आपके पास पॉपुलेशन के बेसिस पे जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बटी थी वो यहाँ पे उन्होंने फ्रोज कर दी कि यहाँ पे हम फ्रोज कर देते हैं, इसके आगे हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। रीजन इन्होंने बहुत सारे दिए थे, हम उसके डिटेल में अभी नहीं जाना चाहते, जब हम पॉलिटी का स्टैटिक करेंगे उसको कवर करेंगे। बट फर्दर आपके पास सॉरी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट आता है, उन्होंने इसको फर्दर बोला कि 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 2026 तक यही डिलिमिटेशन चलेगा, आपको फर्दर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसका जो बैकग्राउंड है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जब आ गया है तब इसका थोड़ा सा जो डेफिनेशन है या जो टेक्निकलिटी है उसको हम देख लेते हैं। दैट डिलिमिटेशन एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिमिट या बाउंड्री फिक्स करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अभी आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जब आप स्टेट को सीट एलोकेट करते हो लोकसभा में, तो ये जो स्टेट है इसको अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हो और पॉपुलेशन के आधार पर, तो वहां पे जो बाउंड्री फिक्स करने का काम करता है ये डिलिमिटेशन एक्ट जो है करता है, ठीक है।
So it is to work without any executive influence. तो इसमें कोई करप्ट एक्टिविटी ना हो, सरकार का कुछ इंटरफियरेंस ना हो, तो इसको एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस के बाहर किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरा मैंडेट करता है दैट ये कमीशन के जो ऑर्डर है वो फाइनल होंगे। आप इस ऑर्डर को किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इस डिलिमिटेशन कमीशन को बहुत हाई पावर दिया गया है एंड ये जो है इलेक्शन इंडेफिनिटली कंडक्ट करवाता है। तो व्हेन द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली बात तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की हो रही है। तो जब डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर इनको बताए जाते हैं, ठीक है, तो दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन। तो ये जो लोकसभा है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनको ये ऑर्डर मानने पड़ते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है वो फाइनल होगा, इसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। बट इसकी जरूरत क्यों पड़ी? टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर राजस्थान है, वहां पे कोई उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, भीलवाड़ा ले लीजिए, आप नागौर ले लीजिए, कोई ट्राइबल पॉपुलेशन वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वो ले लीजिए, तो पॉपुलेशन के अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पॉपुलेशन की हर एक सेगमेंट को लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इसीलिए ये डिलिमिटेशन जो है वो लाया गया था। प्लस जो जोग्राफिकल एरिया है उसका एक प्योर और इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए, सो दैट हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको इक्वल वहां पे मौका मिले। कोई ऐसा नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे एडवांटेज हो रहा हो दूसरे को नहीं, ठीक है, यानी हर एक वोट की इक्वल वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। दैट इज वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाए हैं हम, इसमें कौन है? सबसे टॉप पे आपके आ जाते हैं प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके। इसमें कौन कौन आएंगे? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जो स्टेट के बारे में बात हो रही है वहां के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो। अब प्रोसेस जो है यहाँ पे लिख रखा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 82 है वो बोलता है दैट पार्लियामेंट दैट डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस। ये क्लियर कर लिया हमने कंसेप्ट से। स्टेट के लिए आर्टिकल 170 में लिखा हुआ दैट स्टेट आल्सो गेट डिवाइडेड into territorial constituencies as per the delimitation act after every census. Once the act is in force, एक बार अगर ये एक्ट फोर्स में आ जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट एक कमीशन बनाती है। सबसे पहले जो कमीशन है वो 1950 से 51 के बीच में हुई थी। तभी हमने क्या बोला कि 1952 में एक्ट जो है वो आया था, राइट। उसके बाद 62, 73, 2000, दिस इज नॉट 63, 73, शुड बी 1962, 1970 जो ओके लिखा अंडर द एक्ट ऑफ 52, 62, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद में कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन आपको नहीं देखने के लिए मिली है। क्लियर है ये आपके पास टॉपिक? ओके, ब्लैंकेट बैन ऑन स्मार्ट, ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी सीरियस टॉपिक एंड कहीं ना कहीं आई फील this is very dangerous for the coming future generation. Still, it is a different perspective based discussion. But as for me, as for most of the observations, people who are doing observations, it is a dangerous thing. What? Smartphones in the schools or smartphones in the education system. आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज की जनरेशन just after their birth, they just need the smartphones to play the games. इवन आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, 1 साल के 2 साल के, उनकी मम्मी अगर उनको खाना खिला रही है, दे उनको चाहिए कि वो फोन देखेंगे और फिर वो खाना खाएंगे, अदरवाइज दे स्टार्ट शोइंग टेंट्रम्स। अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उनको फोन चाहिए वापस आके गेम खेलना है।
और अगर वो 6, 7, 8 क्लास में है तो उनको स्कूल के अंदर भी स्मार्टफोन चाहिए कि हमको इंटरनेट से ये करना होता है, वो करना होता है, वी हैव टू बुक द कैब, ये वो। तो अल्टीमेटली ये डिस्कशन है कि क्या स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए स्मार्टफोन के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा देना चाहिए, या कुछ रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, या जैसा चल रहा है वो आप उसको चलने दीजिए। इंडिया हैज 1.2 बिलियन फोन यूजर्स एंड कम से कम उसमें से 600 मिलियन जो है स्मार्टफोन यूज करते हैं। ये फिगर जो है 2026 तक और ज्यादा एक्सपेक्ट हो जाएगा कि ये बिलियंस क्रॉस कर जाएगा। और एक डेलियट स्टडी के हिसाब से देखें तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कंप्लीटली इस छोटे से डिब्बे पे डिपेंड होने वाली है, दैट इज द स्मॉल डिवाइस। पिछले ही मंथ यूनेस्को ने रिकमेंडेशन दिया है दैट यूनिवर्सल बैन ऑन द यूजेज ऑफ द स्मार्टफोन इन स्कूल, saying that it was needed to tackle the classroom disruption, improve the learning, help protect the children from the cyberbullying। तो ये न्यूज पे इसलिए है क्योंकि लास्ट मंथ जो यूनेस्को है उन्होंने ये सजेशन दिया है, रिकमेंडेशन दिया है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सल बैन होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो क्लासरूम में डिस्टर्ब ना हो, लर्निंग में इंप्रूव कर पाए, साइबर बुलिंग से बच पाए। यूनेस्को ने क्लियर कट ये वार्निंग दी है that against an uncritical rush towards embracing the digital products in the education setting. So there is some sort of digital technology added in the value of education. But clear threat also. तो राइटर क्या कह रहा है कि ठीक है, आप टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू एड ऑन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसके थ्रेट जो है क्लियर कट दिख रहे हैं। इट इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्ट। चलो आप राइटर की छोड़िए, हम आपस में we can discuss it like this only. College is a different thing. When you are growing up, you are different. At that time, I think आपको एक sense आ जाता है कि how to decide your priority, कि मुझे अभी फोन यूज करना है। लाइक अगर मैं किसी एक कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनर होता है उसके लिए मैं बोलूँ कि सरकार को बैन लगाना पड़े कि फोन यूज करे या ना करे, तो वो एक पागलपन होगा। वो इंसान को खुद को एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए कि वो उनके लिए एग्जाम प्रायोरिटी है या डिस्ट्रैक्शन प्रायोरिटी। ठीक है, बट जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं या यंग या नेव, उनको पेरेंटिंग की जरूरत पड़ती है, उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो इन दैट केस वी कैन टॉक अबाउट मेकिंग द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स। जब आप स्मार्टफोन किसी बच्चे को देते हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज, चैट जीपीटी जैसी चीज आप स्कूल में बच्चों के हाथ में दे देते हो, तो अल्टीमेटली उनका जो थॉट प्रोसेस है वो रुक जाएगा। आई एम गिविंग यू अ बेसिक एग्जाम्पल, प्लीज इस एग्जाम्पल से आप इमेजिन करिएगा कि क्या हो सकता है। एक छोटा बच्चा एक बुक पढ़ता है, मान लो कि यू नो एक नॉवल ही इज रीडिंग अ फिक्शनल नॉवल, और जब उसको वो पढ़ता है तब वो अपने माइंड में खुद की इमेजिनेशन बनाता है, उसका माइंड एक्टिव होता है, उसका माइंड सोचता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ नॉवल रिलेटेड टू a person going from India to a different continent in the Africa, in the deserts, fighting with some goons, and then suddenly that student finds some interesting, technology things or whatever that is story। तब वो बच्चा जब उसको पढ़ता है वो इमेजिन करता है, उसका थॉट प्रोसेस चलता है। हो सकता है उसका इमेजिनेशन रियलिटी से कम हो सकता है उसका इमेजिनेशन रियलिटी से बहुत ज्यादा अच्छा हो। तो अल्टीमेटली उसका ब्रेन ग्रो कर रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है वहां पे, राइट? द वे यू आर राइटिंग द आंसर्स इन द मीन्स, तो योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, यू डोंट मेमोराइज द आंसर। बट अगर आप उनको रेडी चीज दे देते हो फोन के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, तो पहली चीज तो उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग रुक जाएगा। आप बच्चे को अगर आप स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हो तो वो क्या करता है, इमेजिन करता है। ठीक है, देर आर सर्टन टेक्निकल थिंग्स जो आप उनको दिखा सकते हो ताकि इजीली समझ आए, जैसे कि सोलर सिस्टम्स वगैरह, बट नॉट एवरीथिंग, अदरवाइज उनका जो सोचने का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, राइट? फिर वो बच्चा घर आके होमवर्क करेगा,
उसको एक राइटिंग प्रैक्टिस होगी, उसको एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा, उसको सोचने की क्षमता होगी, वो लर्निंग प्रोसेस होगा. बट इफ द स्टूडेंट in schools are using the chat GPT, the smartphones, the YouTube, then it's like for a short period of time आप उनके लिए काम easy कर रहे हो, but ultimately you are destroying the brain of those people. तो ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है जिसके बारे में आपको लिखा गया है दैट कि ठीक है, कुछ एविडेंस है कि अगर हम वैल्यू जो है एजुकेशन के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी को ऐड करते तो वो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, बट उसकी सेट क्लियर कट है. ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का. अरे बड़े बड़े लोग, कॉलेज में जाने वाले लोग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपेयर करने वाले लोग, जॉब वाले लोग डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच पाते. दे एंड अप वेस्टिंग देयर 2-3 hours स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम, YouTube videos, the stupid reels, right? So these are students. So it is a significant source of distraction for them. So students are easily tempted to check the notifications, they play the games, engage on the social media, leading to a complete decline in their focus on the academic task. Any decision on this issue must prioritize student well-being and align with an institution's core values. Okay. Now, what is the international perspective on the positives and negatives? अब यहाँ पे दुनिया भर में इसका क्या पर्सपेक्टिव है कि कुछ फायदा है या फिर कुछ लोग इसके टीम्स में है. यहाँ पे कहना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वहाँ पे वाइडली अभी कब से चल रहा है स्मार्टफोन का यूज. तो ब्लैंकेट बैन जो है उसका आंसर नहीं है, कुछ लोगों का कहना है. बट व्हाट आई सी, वो डेवलप्ड कंट्रीज है, राइट. They know the pros and cons of the phone. They know how to use the smartphone. They have the internet education, right? But it is lacking in the India. Okay. And there is an increasing number of education tech products. So we talk about the और ये आपके राइटर कह रहा है कि जो फेवर में बात कर रहा है कि जरूर नहीं आपको बैन करना है, कि जब आप डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करते हो, जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है आपके पास, उसमें भी यहाँ पे जोर दिया गया कि टेक्नोलॉजी को ऐड करना चाहिए. इवन करिकुलम के अंदर QR कोड्स होते हैं कि आप इसको स्कैन करिए, आपको और ज्यादा एडिशनल जो रिसोर्सेस है वो मिल जाएंगे. ठीक है. और रिसर्चर्स फील दैट दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड जब AI जैसी चीज दुनिया में आ रही है. बट क्या ये हमको रियली हेल्प कर रहा है या ये डैमेज पहुंचा रहा है, राइट? सो दिस इज द रीजन यहाँ पे बोला गया है दैट इन द कंट्रीज that have done extensive research, they put an age restriction on when students can bring phone. तो बेसिकली अब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि इनकी डिस्ट्रैक्शन तो है. तो जैसे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है, वो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इस उम्र के छोटे बच्चे फोन नहीं ला सकते, और जो 16 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं या फिर 12 साल तक के अगर वो ला रहे हैं तो उनको फोन वहां पे सबमिट करना पड़ेगा. ठीक है, लॉकर होगा, उसमें आप सबमिट कर सकते हो. हमारी कंट्री में even if there is a ban, so children anyway bringing it discreetly to the classes, तो भी वो लाते हैं. ट्विस्टिंग होती है वहाँ पे क्लासरूम्स के अंदर. सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ द एज अप्रोप्रिएटनेस टू, कि कौन सी एज को आप अप्रोप्रिएट मानेंगे. इन इंग्लैंड चिल्ड्रन आर अलाउड टू कैरी देयर फोन फ्रॉम ईयर 4 और 5 ईयर. फिनलैंड में 12 साल है. तो इंडिया में आप क्या एज मान, राइट? So should it impose a ban for all the school or should school make their own rules? तो यहाँ पे यूनेस्को बोलता है कि 4 में से एक कंट्री ऐसी है जिसने बैन लगाया है. तो बेसिकली ये तो यूनेस्को रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें बैन लगाना चाहिए. So the intervention of authorities is highly solicited. At home, if children are using it in a safe manner under the supervision of parents, तो वो perfectly ठीक है. बट उसकी डेंजर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. Teenagers do not know the world without the smartphones at all. आज की दुनिया, घर से निकलेगी, लिफ्ट में नीचे कैसे जाऊं, यूट्यूब बताओ, राइट? कैब कैसे बुक करूं, यूट्यूब बताओ, राइट? मैं फन कैसे करूं, प्लीज प्लान माई ट्रिप. तो द टीनेजर्स, द जेनजी, द कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्मार्ट. अगर उनका फोन डिस्चार्ज हो जाए, देर आर मेनी, आई बिलीव दैट 50% से ज्यादा टीनेजर्स जो होंगे वो दुनिया के साथ डील नहीं कर पाएंगे कि बिना फोन इंटरनेट के वो कैसे रहे. अगर इंटरनेट बैन हो रहा है तो दैट इज अ बैड थिंग, बट उनकी हालत खराब हो जाती है. तो टू मच डिपेंडेंसी. ठीक है. So this is about this topic. Now coming to the next topic, which is about the China situation. ये कंसर्न की बात क्यों है?
चाइना में जो कंज्यूमर प्राइस है पहली बार पिछले 2 सालों में घटता हुआ दिख रहा है। जुलाई में 0.3% से डिक्लाइन हुआ है ये, ठीक है, लीडिंग टू कॉल फॉर द स्टेप टू बूस्ट द डिमांड। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले डिफ्लेशन क्या होता है। एक है आपके पास इन्फ्लेशन और एक है आपके पास डिफ्लेशन। When you observe the general rise of the prices of goods and services in economy, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, लेकिन अगर प्राइस में गिरावट होती है तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन का जो डेफिनेशन है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहा है, वो चेंज होता रहा है। पहले इसको मनी सप्लाई के तौर पे कंपेयर करते थे, बट अभी हम इसको प्राइस के तौर पे बात करते हैं। बट अगर चाइना में डिफ्लेशन हो रहा है तो कंसर्न की क्यों बात नहीं। देखो, डिफ्लेशन इज अ साइन ऑफ फॉलिंग द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस। आप इसको ध्यान से देखेंगे कि एक तरफ मार्केट में, आप हमेशा ध्यान रखना कि मनी है, एक बेसिक फंडा समझ लो आप। मार्केट में अगर आपके पास एक पर्सन है, इसको ऐसे समझिए, ठीक है, मान लो कि एक पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है और इनके पास बहुत पैसा है। आप रिच पीपल ले लीजिए, अंबानी जी, अडानी जी, राइट। और यहाँ पे क्या है, एक गाड़ी है और कोई भी प्रोडक्ट आप जो है ले सकते हैं, ओके। ये कह रहा है कि भाई ये 100 रुपए का है और मार्केट में भी बहुत पैसा है क्योंकि ये सब अमीर है। तो ये क्या करेगा, इसकी प्राइस क्या कर देगा, 500 रुपया कर देगा कि भैया अगर चाहिए तो 500 रुपया दो, है ना। क्योंकि अगर डिमांड बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, उसकी प्राइस को बढ़ाओगे। मतलब मार्केट में जितना ज्यादा पैसा होता है, द मोर मनी इन दी मार्केट, आपको किसी भी चीज की जो प्राइस है वो बढ़ते हुए दिखेगी, यानी कि इन्फ्लेशन होगा। आई रिपीट, जब मार्केट का पैसा होता है, पैसा फेंकते हो, तब दाम बढ़ता है कि भाई, एक मेरा फ्रेंड है वो कह रहा है ये बॉटल मुझे चाहिए ही चाहिए 100 रुपए में। मैं कह रही हूँ नहीं, ये बॉटल मुझे चाहिए, और हम दोनों के पास पैसा है, हम दोनों के पास डिमांड है, हम डिमांड कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या करेगा, उस बॉटल का दाम बढ़ा देगा कि अगर आप दोनों को चाहिए तो मैं तो 500 में दे रहा हूँ, किसकी हिम्मत से आप ले लीजिए, ठीक है। वो बोल रहे नहीं हम दोनों 500 दे सकते, तो अगला बोलेगा नहीं मैं 1000 में बेचता हूँ, काइंड ऑफ नीलामी, राइट। तो मार्केट में जब पैसा ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होती है ना। मनी ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा तो इन्फ्लेशन ज्यादा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जब डिमांड कम है क्योंकि पैसा कम है तो वहां पे प्राइस जो है कम होता है। So deflation is a sign of falling the demand for goods and services which could lead to a slowdown in the economic growth. तो वहां पे डिमांड घट गई है, यानी जो इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलिंग प्राइसेस कैन ऑल्सो पुश द बायर्स टू पोस्टपोन देयर परचेसेस एक्सपेक्टिंग द लोअर प्राइसेस इन द फ्यूचर। तो जब मेरे पास पैसा कम है, मैं अभी कोई चीज नहीं खरीदना चाह रही, यानी डिमांड मार्केट में कम कर रही हूँ, और मैं क्या पता ये सोचती हूँ कि चलो 1-2 महीने रुक जाते हैं, क्या पता इसका दाम और कम हो जाएगा तो हम इस चीज को खरीद लेंगे। तो certain degree of inflation is believed to be necessary for full utilization of the resources in economy. Further, deflation जो है वो आपके लिए लॉस का काम हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो यही इस पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है। एक पर्सपेक्टिव जो है वो कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ठप कर देगा, डिमांड कम हो जाएगा, और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है बट 1-2 साल में वो ठीक हो जाता है, ठीक है। और वाई चाइना इज एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन, ये जस्ट आपके पेपर में दे रखा था तो मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया, बट देयर इज नॉट सो मच टू लुक एट आफ्टर इट। हम कंसर्न इंडिया से है और इंडिया के रिलेशन चाइना से, कि इसकी वजह से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला, बट वहां ऐसा क्यों हुआ इस स्टोरी पे हमको जानने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्युटली डन। आज का जो टॉपिक है, आई बिलीव इट इज क्लियर। एनी डाउट प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Thank you for now. Please do subscribe our channel, like and share.